Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. ओके एवरीवन, तो हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 1 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करेंगे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज का समापन। और इसके अंदर क्वेश्चन होंगे 10, 11, 15, 16, 17 एंड 18। जो बीच बीच के छूटे हुए क्वेश्चन है उसको हमने इसलिए नहीं इंक्लूड किया है बिकॉज वो सारे क्वेश्चन जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस के हैं और आपके सिलेबस से बाइनरी ऑपरेशंस हटा दिया गया है। ओके, सो लेट्स गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो देखते हैं हमारा क्या है पहला क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। ओके, ऑन टू मतलब आप सबको पता है, यस, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, फ्रॉम द सेट, ओके, वन सेट इज गिवन 1 2 3 4 टिल n एंड टू इटसेल्फ, दैट मीन्स जो सेट A है उसका हमें बनाना है एक फंक्शन जो कि ऑन टू फंक्शन होना चाहिए A टू A में ही, राइट। अगर सपोज दिस इज योर A, तो दैट मीन्स हमें एक फंक्शन बनाना है सच दैट A शुड बी, दिस इज ऑल्सो डोमेन एंड हियर द को डोमेन, और यहाँ पे ऑन टू की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स को डोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज। गॉट इट? क्लियर? तो ये हमें यहाँ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें ये बनाना है तो आप सिंपल तरीके से क्या देख सकते हो, सी ये सपोज है हमारा सेट, लेट अस अज्यूम, तो यहाँ पे चलो हम लिखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो गिवन, व्हाट इज गिवन? द सेट, राइट। तो सेट को हम जस्ट अज्यूम करते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 टिल n। फाइन, ये हमने अज्यूम कर लिया कि सेट A है। अब देखो यहाँ से अगर ये A है, ये A है, तो हमें एक फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन होना चाहिए ऑन टू इन सच अ वे कि देखो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट है टिल n तक, राइट। इसमें भी वही सारे एलिमेंट होंगे बिकॉज सेम ही है यहाँ पे सेट, तो ये भी टिल n तक जाएगा। अब हमें यहाँ पे ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारा ऑन टू फंक्शन हो और देखना है कि कितने सारे ऑल ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल। तो आप पहले बोल सकते हो कि चलो 1 को 1 से मैप करा दिया, 2 को 2, 3 से ऐसे, ठीक है, ये फंक्शन होगा हमारा ऑन टू। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x, राइट, वो हो सकता है ऑन टू। तो ये एक फंक्शन हुआ। क्या हम कुछ और वैल्यूज देके फंक्शन नहीं बना सकते ना, राइट। जैसे अगर 1 को मैंने 2 दे दिया, ठीक है, 2 को 1 दे दिया, बाकी सबको 3 3 4 4 5 5 ऐसे रहने दिया, ये भी हो सकता है एक फंक्शन, राइट। सपोज मैंने 1 को n वैल्यू दे दी, n को यहाँ पे भी 1 वैल्यू दे दी और बाकी सबको 2 2 3 3 4 4 कर दिया, वो भी एक हो सकता है फंक्शन। दैट मीन्स इस तरह के सो मेनी फंक्शंस होंगे। तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं। क्लियर? मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देके सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद आप बताना कि क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास अज्यूम करो कि जो फंक्शन है उसमें टोटल है 1 2 3 ओनली, ठीक है। अब इसी का हमें इसके साथ बनाना है ऑन टू फंक्शंस का टोटल कॉम्बिनेशन। अब देखो, जब हम मैपिंग करते हैं तो कितने तरह की मैपिंग पॉसिबल है यहाँ पे। दैट मीन्स अगर ये सपोज ये x है और ये भी x है हमारा, तो x टू x में कितने तरह की मैपिंग पॉसिबल है। आपको पता है कि 3 एलिमेंट है, 3 तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, और वो सारे 9 में चलो यहाँ लिखती हूँ 1 1, देन हियर 1 को 2 के साथ भी हम दे सकते हैं, देन 1 का इमेज हम 3 भी ले सकते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे देखो 2 का इमेज हम 1 भी ले सकते हैं, देन 2 का इमेज 2 भी ले सकते हैं, देन यहाँ पे 2 का इमेज हम 3 भी ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगेन 3 का इमेज हम 1 ले सकते हैं, 3 का इमेज हम 2 ले सकते हैं, देन वी कैन टेक 3 3 ऑल्सो, राइट। दैट मीन्स दीज 9 पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। अब इस 9 पॉसिबिलिटीज़ में से हमें बताना होगा कि कब ये ऑन टू फंक्शन होगा, और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों के तीनों का कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए, राइट। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 1 सेलेक्ट किया, ओके, दैट मीन्स 1 को हमने इमेज दिया है 1 इस केस में, तो अभी हमारे पास 1 के पास कितने सारे ऑप्शंस थे, 1 भी था, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, राइट। अब देखो, जैसे ही हमने 1 को 1 इमेज दे दिया, दैट मीन्स इसका प्री इमेज हो गया 1। अब क्या हम 1 को 2 दे सकते हैं? नहीं दे सकते, राइट, बिकॉज तब वो फंक्शन ही नहीं होगा।
वन टू मेनी तो फंक्शन होता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक का एक फिक्स हो गया, दैट मीन्स अब वन का सिर्फ एक ही प्री इमेज होगा, वो होगा वन। वन का कोई और प्री इमेज तो नहीं हो सकता, है ना, करेक्ट। सी यहाँ पे अगर वन के लिए हमने दिया है वन का वन हमें इमेज मिल गया है। सी ऐसा वाला पॉसिबल है, अगर हम ऐसे करें तो भी पॉसिबल है, ये हो जाएगा मेनी वन, राइट, दिस इज पॉसिबल। बट अगर हम ये बोले कि टू का भी वन दे दे हम, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये हो जाएगा हमारा वन टू मेनी, दैट मीन्स एक के दो यहाँ पे इमेजेस, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता फंक्शन में, तो वो हमारे पास नहीं बचा। तो हमारे पास क्या बचे, वन के पास 3 ऑप्शन है, ओके। देखो 1 1 1 2 1 3 किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे। सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, अब 2 के पास कितने ऑप्शन बचे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 3 दो ही ऑप्शन, दैट मीन्स आइदर हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। चलो हमने ये सेलेक्ट किया, तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो है 3 के लिए कितने ऑप्शन बचे, ओनली 1, दैट मीन्स यही सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे फंक्शन में जो ऑन टू फंक्शन होगा उसमें हम बस इन्हीं 3 को ले सकते हैं, क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स इसका जो इमेज बनाएंगे हम 1 2 का, ये ऐसा बन सकता है, इधर ऐसा, ओके। अदरवाइज अगर हमने 1 2 का लिया है तो उस केस में हम बना सकते हैं इस तरीके से, 1 का 2 ले लिया, सपोज यहाँ पे हमने 2 का 3 ले लिया, अब 3 का 1 लेना पड़ेगा, ऐसे बना सकते हैं। अगेन ऐसे करके हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारे लगा सकते हैं। आपने वर्ड परमुटेशन भी यहाँ पढ़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने होंगे पॉसिबल वैल्यूज। सी 1 के पास था 3 ऑप्शन, उसके पास 2 के पास कितने ऑप्शन थे, 2, तो ये आ गया 2। 3 के पास ओनली 1 ऑप्शन, तो ये क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल 3, इजंट इट। सिमिलरली अगर सोचो हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते इस पर्टिकुलर सेट में, तो 4 के लिए कितने बन जाते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और वो क्या होता है, फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द पर्टिकुलर सेट, n, दैट मीन्स यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, n फैक्टोरियल। तो इसका क्या मतलब आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 के पास जो है, अगर इसकी हम इमेज की बात करें, ये हमारा इमेज है, तो इसकी प्री इमेज हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, 1 2 सब किस लिए, दैट मीन्स हमारे पास n ऑप्शन है, राइट। देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट फॉर ईच एंड एवरी, यहाँ पे जो इमेज है देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, इसके लिए n है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस will be equal to from A to A is equal to how many, 1 के पास n ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने 2 के पास कितने सारे ऑप्शन है, अगर एक इसको मिल गया है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, तो हमारे पास कितने बचे इसमें, n-1, दैट मीन्स 2 के पास जो है n-1 ऑप्शन है। देन 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे, ऑब्वियसली n-2, एंड सो ऑन इट विल गो टिल 1, n के पास ओनली 1 ऑप्शन होगा, जो भी बचा हुआ होगा यहाँ प्री इमेज वो उसका हो जाएगा प्री इमेज, गॉट इट। सो इट इज नथिंग बट व्हाट, यू कैन सी ये क्या इसका किसका फॉर्मूला है, फैक्टोरियल का, तो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल n। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, गॉट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे n को हटा के कुछ भी कर दिया जाए वैल्यू, आप समझ गए हो कि कैसे ये आता है फैक्टोरियल n, clear। So now let's move to the next question, and now our next question is question number 11. Let's see what we have to do in this. Let S is ABC, okay, S एक set है जिसके अंदर ABC elements है, fine। T is also one set and here 1 2 3 are the elements. Find F inverse निकालना है of the following function F from S to T, that means हमें जैसे क्वेश्चन 1 दिया गया है, क्वेश्चन 2 दिया गया है, और अब f जो फंक्शन है डिफाइंड है इस तरीके से, और कहाँ से कहाँ, दैट मीन्स डोमेन और उसका जो रेंज है, या तो आप बोलो को डोमेन, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। सो सी इन द क्वेश्चन ओनली इट इज गिवन दैट f is defined in such a way that it is going from S to T and that is only written there, clear। तो हमें ये समझ में आ गया है क्वेश्चन से। अब हमें निकालना है f इनवर्स, दोनों ही कंडीशन में, इफ़ इट एग्जिस्ट कंडीशन इज अप्लाइड, टर्म एंड कंडीशंस होता है ना हर जगह पे, जब आप कुछ पढ़ोगे तो दिखाया था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो ये यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं यहाँ, दैट मीन्स इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर अदरवाइज आप क्या बोलोगे, अगर वो नहीं लिखा रहता तो हो सकता है बहुत बच्चा कंफ्यूज जाता और फटाफट लिख देता है इसका एफ इनवर्स, नो दैट विल बी रॉन्ग।
फर्स्ट यू हैव टू चेक कि क्या इसका पॉसिबल है इनवर्स, और इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब जो फंक्शन गिवन होता है वो 1 1 भी हो एज वेल एज ऑन टू भी हो, राइट। दैट मीन्स उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करते हैं। व्हाट इज आवर फंक्शन, f इज गिवन एज a, 3, b, 2 एंड c, 1। आई होप कि आप सबके पास क्वेश्चन पेपर ये वाले क्वेश्चंस के लिए पेन एंड पेपर है और आप इसको सॉल्व भी कर रहे हो, राइट। सॉल्व करके फटाफट आंसर चेक करो वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। क्लियर। चलो तो अब क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले इस तरह के जब फंक्शन होते हैं दैट मीन्स यहाँ पे मैपिंग की हुई है, इजंट इट। जस्ट हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे लिख लिया है सबसेट, दैट मीन्स ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और इसको मैप करना इज़ वेरी इजी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, S to T, राइट। ये जा रहा है हमारा फंक्शन f। और क्या क्या एलिमेंट है s में हमें पता है, यहाँ से इट इज़ A B C। सो ऑलवेज राइट फ्रॉम हियर व्हाट इज s, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से हमने लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि किसी को छोड़ भी सकते हैं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर सारे एलिमेंट यहाँ पे मैप्ड नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा, या तो 1 1 नहीं होगा, ऑन 2 नहीं होगा, राइट। तो दिस इज योर गिवन फंक्शन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैपिंग, सो मैपिंग शुड बी फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस कोडोमेन। सो t इज हियर व्हाट 1 2 3। अब जो मैपिंग यहाँ पे है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको आप मैप करो। सो व्हाट इज हियर A to 3, okay fine, next B to 2, okay fine, then C to 1, okay। so what we are getting here, देखो सबका सिर्फ एक ही एक इमेज है, दैट मीन्स सारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है। तो ये ऑब्वियसली ये 1 1 हो गया। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के बारे में। देखो यहाँ 3 यहाँ पे एलिमेंट थे हमारे कोडोमेन में एंड दैट ऑल आर हैविंग सम प्री इमेज, दैट मीन्स रेंज इज हियर codomain. So what we can say, this shows the function f is 1 1 and on 2. Therefore f inverse will exist. ठीक है, यहाँ पे exist वाली वर्ड आई थी, that's why I have written here. जो क्वेश्चन में होता है वैसे ही हमें आंसर करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट। नाउ व्हाट विल बी, देयरफॉर व्हाट विल बी योर एफ इनवर्स। आप सबको पता है ये बहुत ही इजी टास्क है। जो मैपिंग होती है उसको जैसे हम उल्टा लिखते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ A3 है तो 3A हो जाएगा, B2 है तो 2B एंड C1 है तो 1C। मैपिंग से भी आप जस्ट उल्टा लिख लो। दैट मीन्स नाउ आवर एफ इनवर्स कैसे होगा, वो T to S होगा। तो यहाँ पे हमें डोमेन लिखना है यहाँ से, तो 1 इज कनेक्टेड टू C, correct, then 2 is connected to B, then 3 is connected to A in such a way that f inverse is defined from where to where, T to S, right। यहाँ पे it was defined from S to T। तो f inverse क्या होता है, रेंज को अब डोमेन बना लेता है और यहाँ पे डोमेन को वो रेंज बना लेता है, isn't it। यही है हमारा फंक्शन। So we have got this f inverse and this is that। Clear? So this is your answer for question number 1. Now check with the question number 2. Now what is our question number 2 here? 2 भी जो है उसमें भी f है. So f is defined from where to where, S to T, correct? And what is given f here? It is given as A is mapped with 2, then B is mapped with 1 and C is mapped with again 1. आप यहीं से देख सकते हो B की मैपिंग भी यहाँ पे 1 से की गई है, C की मैपिंग भी 1 से। दैट मीन्स एक का दो हमें मिल रहा है। दैट मीन्स सी यहाँ पे B के लिए भी 1 है, C के भी 1 है। तो एक इमेज के लिए हमारे पास 2 प्री इमेजेस आ रहे हैं और वो कब होता है, करेक्ट, मेनी 1 में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैप करो, दिस इज S, दिस इज T, वट एवर एलिमेंट्स आर देयर इन S एंड T जस्ट राइट डाउन। सो क्या हो जाएगा ये A, ठीक है। ये हमारा फंक्शन इस तरीके से गिवन है। अब क्या क्या मैप है, चलो मैप करते हैं। A is 2, then P is with 1 and C is also with 1, राइट। तो देखो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ना ही हमारा 1 1 है और ना ही हमारा on 2 है। Why? Because see, B and C both are having only 1 image. That means many 1. And here range is not equals to your codomain. codomain में है 1 2 3 but range में हमारे पास आ रहा है only 1 and 2. That means it is neither 1 1 nor on 2. This shows the function f is neither 1 1
नॉट ऑन टू। और जैसे ही हम ये बात बोलते हैं देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम क्या एफ इनवर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज योर आंसर हियर। अंडरस्टूड है ना? ये बहुत इजी, राइट? सो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सबको छोड़ दिया है बिकॉज उन सब में कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ वो सब भी यूज था, बाइनरी ऑपरेशंस, और बाइनरी ऑपरेशंस हमें करना नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या है यहाँ पे? ए इज गिवन, ठीक है, ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, इसमें भी वैल्यूज गिवन है, एंड एफ इज एंड जी इज two function, that means see here f and g are two functions such that both are mapped from A to B. Function is from where to where? Domain is here A and codomain is here B. Okay, be a function defined by, okay, that means here function को define भी कर दिया गया है fx for all x belongs to A and gx भी define किया गया है यहाँ पे, ठीक है। Are f and g equal? जस्टिफाई योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, देखने में लग रहा था कि बड़ा ही भयानक सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे टर्म्स गिवन है ना। आप सारे बच्चों का मैंने देखा है कि क्या होता है ना, क्वेश्चन देख लिए, बड़ा दिखा, ऐसे ऐसे टर्म्स कुछ आ गए बॉक्स वाले या फिर मॉड वाले और कुछ इस तरह के, तो आप बोलते हो क्वेश्चन टफ है बिना पढ़े। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो इट विल बी ऑलवेज टफ। अगर आप सोल्यूशन के साथ पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ के समझते जाओगे तो इट विल नेवर बी टफ फॉर यू। ओके, सी बहुत ही ईजी, बस हमें चेक करना है कि एफ एंड जी जो है वो इक्वल है या नहीं। आप मुझे बताओ कोई भी फंक्शन इक्वल कब होता है? जब उसकी सारी वैल्यूज जो गिवन डोमेन होती है उसके लिए उसकी वैल्यू सेम आती है। दैट मीन्स सारे इनपुट के लिए अगर आउटपुट सेम आता है तो हम क्या बोलते हैं कि येस द बोथ फंक्शंस आर इक्वल। जस्ट एक एग्जांपल ले लो, किसी को घर में फीवर आया है, ठीक है, अब हमें चेक करना है टेम्परेचर। हमने घर में, हमारे पास एक थर्मामीटर था, ठीक है, उस थर्मामीटर से हमने चेक किया, सपोज आ गया 100। ओके, अब कि जब हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे भी उनके पास थर्मामीटर है, अगर उसी एग्जैक्ट टाइम पे अगर हम चेक करते हैं, ऐसे तो ऊपर नीचे हो जाता है ना टेम्परेचर, अगर उसी समय गए हम और किसी और के घर से या तो लेके आए या तो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे चेक किया, दूसरा थर्मामीटर है, ठीक है, उस थर्मामीटर से जब हमने चेक किया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर सेम आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों टेम्परेचर इक्विवेलेंट है ना, इक्वल है। दैट मीन्स टेम्परेचर जो मेजर करने का यहाँ पे था जरिया, वो क्या था, वो थर्मामीटर। तो दैट मीन्स थर्मामीटर यहाँ पे फंक्शन है, दोनों इक्वल फंक्शन है, दोनों का काम सेम है, इजंट इट। तो इसी तरह से यहाँ पे एफ एंड जी दो अलग अलग नाम है, दो अलग अलग फंक्शन है, बट दोनों तभी इक्वल होंगे जब सारे इनपुट के लिए हमारे पास, दैट मीन्स ये अगर एफ है और ये हमारे पास जी है, अगर यहाँ पे हम इनपुट कुछ दे रहे हैं और सेम आउटपुट अगर यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे भी अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट अगर दोनों ही इक्वल है, दोनों ही सेम आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन जो है जी एंड एफ बोथ आर इक्वल फंक्शन, ठीक है ना। दैट मीन्स सारे डोमेन के लिए जिसके लिए भी ये डिफाइंड है, एक एक पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे आउटपुट, और जैसे ही वो आउटपुट हमारा सेम आता है तो हम बोल देते हैं फंक्शंस आर इक्वल। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है इनपुट में, दैट मीन्स डोमेन में 1 2 3 4, सो वी हैव टू चेक फॉर ऑल दीज 4। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट इज गिवन दैट वी हैव टू राइट। क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे जो फंक्शन है f is defined from A to B and G is also defined from A to B, correct? अब यहाँ पे A क्या गिवन है, A is defined as, बताओ मुझे, -1 0 1 and 2, correct? Now what is given as B? B is given as -4 -2 0 and 2, correct? ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ मैपिंग नहीं, अगर मैपिंग दी होती तो हम डायरेक्टली मैपिंग देख के बता देते क्या आउटपुट है, राइट? तो ये आउटपुट में है, ये हमें पता है, बट दैट मीन्स ये कोडोमेन है, इससे बाहर हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो हमें क्लियर हो गया है। बट यहाँ पे क्या वैल्यू -1 के लिए आएगी ये हमें नहीं पता है, वो कहाँ से पता चलेगा, फ्रॉम द गिवन फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज x² माइनस x, ठीक है, और gx इतना गिवन है हमारे पास, gx इज गिवन एज 2 into mod of x minus 1/2 and then -1, okay, for all x belongs to A,
करेक्ट। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं, आपको बस थोड़ा सा काम करना है। सो नाउ लेट अस फाइंड फॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले हम क्या ले लें, -1, ठीक है। एफ ऑफ -1 क्या आता है, एफ ऑफ -1 इज व्हाट, -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, जहाँ पे x है वो सेम वैल्यू रख देनी होती है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, दैट मीन दिस इज 1 एंड हियर माइनस माइनस प्लस 1, सो यू आर गेटिंग 2। क्लियर। चलो एफ ऑफ -1 हमें मिल गया है 2। नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, जी ऑफ -1 ऑल्सो। अब जी ऑफ -1 क्या आ रहा है, पुट द वैल्यू देयर, सो 2, नाउ x की जगह पे लिख दो -1, माइनस ऑफ -1/2, सी -1/2, ना हियर -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 है और -1/2 है, तो दिस इज -3/2 ओनली, है ना। एक और आधा क्या होता है 3/2, सो इट इज़ 2 इंटू, अब माइनस है जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो 3/2 -1, ये कट गया, 3 - 1 कितना आ रहा 2, सो सी दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, बोथ आर इक्वल, राइट। चलो ये हमारा एक पॉइंट के लिए हमने चेक किया। अब हम चेक करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, क्या है वो 0। ओके, टेल मी व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, 0 स्क्वायर माइनस 0, यहाँ से भी देख लो तो क्या हो रहा है, 0 स्क्वायर माइनस 0, सो नथिंग बट 0 ओनली, करेक्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2 किया यहाँ पे हमने 0 -1/2 लिखा और -1, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ कमिंग एज हाफ है, हाफ कट जाएगा, यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा ये, तो ये 1 - 1 दैट इज ऑल्सो 0, इजंट इट। सो हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट बोथ आर इक्वल, करेक्ट। अब देखते हैं हम क्या होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1, सो पुट द वैल्यू हियर 1, तो क्या होगा ये 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट 0, डन। नाउ जी ऑफ 1 इज व्हाट, जी ऑफ 1 जब हम करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 -1/2 एंड हियर -1, ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के तो खत्म हो जाएगा एंड क्या हो गया ये 1 - 1 दैट इज 0। सो हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट बोथ आर इक्वल फॉर 1 ऑल्सो। नाउ व्हाट इज द लास्ट वन, लास्ट वन इज पॉइंट इज 2, सो नाउ एफ ऑफ 2 यू हैव टू फाइंड, क्या होगा ये 2 स्क्वायर -2, so that is nothing but 4 - 2 that is 2, correct. Now g of 2 क्या है हमारे पास, g of 2 is coming as here 2 into यहाँ पे 2 रख दो तो 2, now here 2 -1/2 -1। अब देखो ये क्या होता है, ये यहाँ पे 2 - 1/2 3/2 और 3/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 3 हो गया, 3 - 1 is again 2, so here also we can see that both are equal, isn't it। जैसे ही ये हमारे पास आ गया हमारा काम हो गया खत्म। अब हम बस स्टेटमेंट देंगे, और क्या स्टेटमेंट है, जैसी दिस शोज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, isn't it। x की सारी वैल्यूज कहाँ से हमने ली है, a से, -1 0 1 2 -1 0 1 2, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a, f ऑफ x is equals to f g of x, right। f of x is equals to g of x, जैसे ही ये आता है हमारे पास f of x equals to g of x for all values of x belongs to a, then what we can say, therefore the functions f and g are equal, right। we have done this, अंडरस्टूड। जो गिवन होता है उसी को आप देखो कि ज़्यादा बड़ा ना समझ के उसकी जस्ट मीनिंग समझना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि अपने आप आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। दिस इज, यू कैन सी ऑप्शंस आर देयर, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इजंट इट। देखते हैं क्या करना है। ए गिवन है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। दैट मीन्स इस तरह का हमें बनाना है एक रिलेशन, नॉट एक रिलेशन, जितने भी नंबर ऑफ रिलेशंस ऐसे पॉसिबल हैं, और फिर हमें बताना है क्या ऐसे रिलेशन 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं,
ठीक है, इसमें एक्चुअली लिखना नहीं है, आप रफ में करो बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी आप क्या लिखोगे वो तो समझ में आना चाहिए। क्या गिवन है हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। ये अब हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन में 1 2 और 1 3 तो होना ही चाहिए, दैट मीन्स ऐसा एक रिलेशन है जिसमें 1 2 और 1 3 है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, ये दो टर्म्स होने चाहिए। तो अब हमें नंबर ऑफ रिलेशन बनाने हैं ऐसे, देखो ये रिलेशन है ना, ऐसे तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं, भले ही वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर यहाँ पे टिल हियर। लेकिन अब हमें इन दोनों को लेते हुए ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो, करेक्ट। देयरफॉर चलो R1 हमने मान लिया, ऐसे करके हम चेक करेंगे कितने नंबर्स पॉसिबल है। तो R1 एक रिलेशन है जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं रफ में, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसा चेक करना है हमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप सबको पता है कि क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका डबलेट होना चाहिए, राइट। तो डबलेट होने के लिए हम क्या लिखेंगे, आँख बंद करके भी आप लिख दो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तो होना ही होगा जैसे हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब इसके साथ 1 2 गिवन है, ठीक है, 1 2 को इंक्लूड करना है। अगर हमने यहाँ 1 2 इंक्लूड किया तो हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, 2 1, करेक्ट, राइट। तो सिमेट्रिक ये हुआ है अभी तक, लेकिन 1 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हमने 1 3 की बात की तो हमें कुछ और भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या है वो, 3 1, डन, ठीक है। चलो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और चेक करते हैं, मैं इसको इरेज भी कर सकती हूँ अगर ये नहीं बैठा तो। अभी पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है, करेक्ट हो गया, हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक आपको पता है कि जो डबलेट्स होते हैं उसके लिए हमें चेक नहीं करना होता है बिकॉज ये सब कुछ पास करता है, इट इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज ये सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी होता है, आपको पता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया हुआ था। सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो, डन। नाउ सी हाउ सिमेट्रिक, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, राइट। उल्टा भी देख लो, 3 1 है, 1 3 है, 2 1 है, 1 2 है, राइट। तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है वो हमें चेक करना होगा। देखो 1 1 इनके लिए तो ट्रांजिटिव होता ही है, छोड़ दो इसकी बात। ना 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं आपकी ट्रांजिटिव है, ओके। ना 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, तो उल्टा भी हम देखेंगे यहाँ पे भी है 1 1, चलो ये भी ट्रांजिटिव इसके थ्रू हो रहा है। अब देखो अगर हम 2 1 लेते हैं, 1 2 लेते हैं, 2 2 भी है, उसके थ्रू भी ये ट्रांजिटिव हो रहा है। 3 1 लिया हमने पहले और उसके बाद 3 यहाँ 1 3 ले लिया, तब भी यहाँ पे 3 3 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी ट्रांजिटिव हो रहा है, राइट। तो अब क्या ये ट्रांजिटिव है आप बोल दोगे, नहीं, उसके लिए हमें सबको चेक करना होता है, सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करना होता है। अब हमने कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ चेक नहीं किया है, ये देखो, देखो अगर हम यहाँ चेक कर रहे हैं 3 1 को, अगर ये मान लो हमारा ए बी है तो ए बी इज देयर, 1 से स्टार्ट होता हुआ 1 2 भी तो है यहाँ पे, तो ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, दैट मीन्स 3 1 है, 1 2 है, बट 3 2 तो है ही नहीं हमारे पास ना। जैसे ही 3 2 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसे ही ये वाली बात आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, और यही था हमारे क्वेश्चन में, करेक्ट। तो ये एक पहला रिलेशन तो डन हो गया, एक ऐसा रिलेशन हमने बना लिया। अब गेस करो कि क्या हो सकता है हमारा दूसरा रिलेशन। दूसरे रिलेशन में ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, दैट मीन्स 2 2 3 3, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब इसके बाद बचा क्या, एक ही चीज़ टर्म बच रहा है, 1 को 2 के साथ ले लिया है हमने, 1 को 3 के साथ ले लिया है, दोनों उल्टा पुल्टा। अब 2 3 ही सिर्फ बचा है। अगर सपोज इसमें मैं 2 3 इंक्लूड करती हूँ तो सबसे पहले इसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 करना पड़ेगा। अब आप देखो कि जैसे ही मैं 2 3 लिखी और 3 2 इसके साथ मैंने लिख दिया तो क्या ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो जाएगा। सी यहाँ पे इसी को चेक कर लो, 3 1 है, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 3 2 होना चाहिए। देखो यहाँ 3 2 आ रहा है ना, इजंट इट, समझ में आई बात आपको। दैट मीन्स जैसे ही हम ये दो टर्म एक्स्ट्रा यहाँ अगर ऐड करेंगे तो दैट मीन्स सारे पॉसिबल वैल्यूज वहाँ पे आ जाएंगे, है ना। देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, 2 इंक्लूड करेंगे तो 9, और 9 ही तो होते हैं टोटल 3 के लिए पॉसिबल सारे के सारे टर्म्स। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने ये इंक्लूड कर दिया दैट मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, बिकॉज वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल,
राइट। तो दैट्स वाई हमें क्या बोलना है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आ रहा है ना, जो कि ये पॉसिबल है। तो दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल हियर? परफेक्ट, दैट मीन्स ओनली वन relation is possible and that relation is this only. Clear? So now let's move to the next question. Now the next question is question number 17. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सिमिलर चीज़ें ही करनी है। A given है 1 2 3, then number of equivalence relation. Okay, just now मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे equivalence relation की, वो कब होता है? जब relation reflexive, symmetric as well as transitive होता है। तो यहाँ पे हमें बनाना है number of relations जिसमें कि 1 2 कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी रखो हटाओ कोई मतलब नहीं है, बट 1 2 तो होना ही चाहिए इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन है ये सारी चीज़ें। नंबर ऑफ रिलेशन, चलो एक रिलेशन मैंने बनाया यहाँ पे सपोज, तो जैसे ही हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, राइट। ये तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल होना चाहिए। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए करेक्ट ऑल डबलेट शुड बी देयर। कितने डबलेट्स होंगे यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 होने चाहिए। तो आई विल राइट हियर 1 1 देन 2 2 देन 3 3। इससे हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। इससे सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, अगर यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, बट यहाँ हम स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज 1 2 हैज़ टू बी देयर। तो 1 2 को इंक्लूड करना है तो हमें उसको लिखना ही पड़ेगा। अब 1 2 लिखा है तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लिखना होगा? करेक्ट, 2 1 भी लिखना होगा। 2 1 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि ये क्या रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो क्या टिल हियर अगर मैं स्टॉप करूँ तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं? चेक करके देखो। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 तो है ही, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 भी है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ स्टॉप करूँ तो आप आराम से बोल सकते हो कि दिस रिलेशन इज व्हाट? एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। वाई? बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन डन। अब चलते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ। अब अगर हम दूसरा रिलेशन बनाएं तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ होनी ही चाहिए, तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। सी टिल हियर तो इट इज कंपल्सरी सिमेट्रिक के लिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए। अब यहाँ 1 2 हमें लेना है तो ऑफकोर्स हमें 2 1 भी लिखना होगा। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होगा तभी ये दोनों रिलेशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब चलो एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं? 1 2 है, 2 1 है, अगर 1 2 है, 2 1 है, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन लो जैसे कि वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो। चलो अगर हमने 1 3 ले लिया, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 1 3 लिया है, ओके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 3 1 भी लेना पड़ेगा, है ना, बिकॉज सिमेट्रिक ही नहीं होगा। सबसे इजी है सिमेट्रिक के लिए चेक करना। तो 1 3 लिया, 3 1 ले लिया हमने। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाती हूँ तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेक किया था, अगर वी हैव स्टॉप्ड हियर देन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या टर्म यूज़ करना पड़ेगा? इस दोनों को आप मैच करके देख लो। 3 1 है, 1 2 है, दैट मीन्स 3 2 शुड बी ऑल्सो देयर। तो दैट मीन्स इसके साथ साथ हमें 3 2 भी लिखना होगा। अगर हमने 3 2 लिखा है तो हमें 2 3 भी लिखना होगा फॉर द सिमेट्रिसिटी, राइट। और यहाँ पे जैसे हम रुकते हैं इसके बाद कोई टर्म ही नहीं बचते हमारे पास। सो दिस इज टिल हियर। आप देख सकते हो कि ये रिलेशन भी जो है वो हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। वाई? बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है, करेक्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये दोनों आ गया, अब मुझे बताओ क्या कोई एक ऐसा भी रिलेशन पॉसिबल है जिसमें ये होना चाहिए पक्के से बट ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी होना चाहिए? नहीं आ रहा है, सिर्फ ये और ये। दैट मीन्स हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर? 2, and this is the option B. Understood how we have to do this type of question? Correct? So now let's move to the next question. And our last question of this exercise is question number 18. जैसे ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का हो जाएगा फिनिश यहाँ पे। और आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन बिना मेरे हेल्प के भी अब कर सकते हो, राइट, क्योंकि ऐसे टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जस्ट चेक योर एबिलिटी एंड चेक योर कॉन्सेप्ट कि कितना आप समझे हो और जस्ट करो। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, सिग्नम फंक्शन है f, तो सिग्नम फंक्शन आप सबको पता है। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस ओनली, दैट मीन्स f(x) की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है जब x 0 से बड़ा होता है, और इसकी माइनस वैल्यू होती है जब x 0 से छोटा होता है, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। वही है ये फंक्शन, राइट। और सिग्नम फंक्शन को कैसे लिखते हैं? SGN करके भी लिखते हैं, करेक्ट।
ठीक है, एफ एक्स है यहाँ पे, एंड जी एक्स इज डिफाइंड, जी इज डिफाइंड, ये भी रियल टू रियल है विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है, दैट मीन्स बॉक्स बनाते थे ना, तो जी एक्स इज गिवन एज बॉक्स एक्स हियर, where you all know box is the greatest integer less than or equal to x. You all know the concept of this greatest integer function now. Now then, does FOG and GOF, these two terms are here, ये दोनों functions जो हैं coincide in 0 1. 0 is not included but 1 is included और इसके बीच की सारी values लेनी है. coincide in 0 1 का क्या मतलब है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है, बाकी सारी चीज़ें तो कहानी है, क्वेश्चन है बस यहीं पे। कोइंसाइड करने का मतलब है कि जब हम सपोज कोई ग्राफ भी बनाते हैं ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है ना, दैट मीन्स अगर सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम बोलते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये एक्स की इस वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ्स हैं दोनों कोइंसाइड कर रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर और अच्छे से समझना चाहें कि x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे y की ये पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स इस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट ये आ रहा है, दैट मीन्स इस इनपुट के लिए दोनों की आउटपुट सेम आ रही है, राइट, ये हुआ, इसको अच्छे से समझना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम चेक करेंगे कि FOG और GOF की जो वैल्यू है इन बिटवीन दिस, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर हम इसकी बात करें इसमें, तो ये 0 है, राइट, और ये हमारा 1 है, 1 को इंक्लूड कर रहे हैं 0 को नहीं, तो यहाँ पे ओपन कर दो। इस पूरे रेंज में, मतलब इस पूरे डोमेन में हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए इस दोनों फंक्शन की, वो होनी चाहिए इक्वल, कोइंसाइड करना चाहिए, करेक्ट, यही है मीनिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे GOF भी निकालेंगे, FOG भी निकालेंगे और उसकी वैल्यूज चेक करेंगे 0 और 1 के लिए, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल, क्या आता है आउटपुट। अगर दोनों का आउटपुट सेम हुआ तो हम आराम से कह देंगे कि यस दीज टू फंक्शंस कोइंसाइड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, अगर नहीं होता है तो हम बोल देंगे नॉट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कौन सा इंटरवल हमें चेक करना है, 0 to 1, 1 इज इंक्लूडेड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, यही है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन जो है यहीं पे मैं लिखा हुआ है, इसी से ले रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग। इफ यू विल स्टार्ट द आंसर देन यू हैव टू राइट कि व्हाट इज गिवन, fx इज दिस, gx इज दिस, फाइन। चलो अब हमें क्या करना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 हमें चेक करना है कि क्या होगी वैल्यू FOG की और क्या होगी वैल्यू GOF की। तो सबसे पहले निकालते हैं FOG। ओके, सो FOG का क्या मतलब होता है, आप सबको पता है, f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x यहाँ पे एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, f ऑफ g ऑफ x क्या है, g ऑफ x इज बॉक्स x, राइट, हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये बॉक्स x जो है उसका क्या मतलब है, बॉक्स x के अंदर, दैट मीन्स यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो वो हमेशा हमें आउटपुट इंटीजर देगा, और वो कौन सा इंटीजर देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर, दैट मीन्स अगर हमारे पास 1.4 होता है बॉक्स के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, सी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दैट मीन्स 1 होगा इसकी वैल्यू। अब सबको पता है अगर हम 0.4 लिखते हैं, इसको बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू आती है, 0 ओनली, दिस इज द इंटीजर हियर। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर है, राइट, आपको पता है यही वैल्यू होती है इसकी, करेक्ट। तो चलो ये हमें पता है कॉन्सेप्ट अच्छे से, अब इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज़ करना है। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 1, राइट, 0 to 1 बिलोंग कर रहा है, 0 इंक्लूड नहीं हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स सी 0.1 है, 0.2, 0.3, कुछ भी 0.445 9 कुछ भी ले लो आप, तो टिल 1 तक जाओगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, फॉर 0 till 1 को इंक्लूड नहीं किया है, टिल 0.9999 तक क्या वैल्यू इसकी आ रही है, 0 ओनली, राइट, एंड फॉर 1 क्योंकि वहाँ यहाँ 1 इंक्लूड किया गया है, क्या वैल्यू आएगी, 1, परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, यहाँ पे इस बॉक्स x की जो आउटपुट वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 0 भी आ रही है एज वेल एज 1 भी आ रही है ना, 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, बिकॉज बॉक्स x जो है फॉर 0 to 1 के लिए दो वैल्यू देगा, दो इंटीजर वैल्यू, 0 भी देगा और 1 भी देगा, करेक्ट। आप ये मत बोलो कि यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है तो हम 0 नहीं ले सकते, वो तो डोमेन में इंक्लूड नहीं है,
बट क्या कह रहे हैं हम रेंज में, रेंज जो है हमारा बॉक्स एक्स का, यू कैन सी कि R to R है, राइट, ऑल रियल नंबर्स आर देयर, ओके। सो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमने इनपुट लिया है 0 इज नॉट इंक्लूडेड, बट देन ऑल्सो आउटपुट में हमें आ रहा है 0 एज वेल एज 1, तो 2 वैल्यूज आर देयर, 0,1, फाइन। अब इस बोथ 0,1 के लिए हमें इस फंक्शन f की आउटपुट, सिग्नम फंक्शन की आउटपुट देखनी होगी क्या आ रही है। सी, जब f 0 होगा, जब 0 होगा तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है, 1 है दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है तो 1 आ रहा है, इसकी भी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है 0,1। सो हियर वी आर गेटिंग 2 आंसर्स फॉर FOG, फाइन, ठीक है, 0,1 है हमारे पास, तो दीज आर द आंसर्स हियर, वैल्यूज, ओके। नाउ you have to check the GOF here. So what will be GOF? आप सबको पता है, again we can write it like this, f of x, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0 to 1 है, तो जब हम यहाँ पे 0 to 1 लेते हैं fx की वैल्यू, तो हमारे पास fx का आउटपुट क्या होगा, 0 to 1 हमने लिया है, राइट। तो 0 to जब हमने 1 लिया है तो मुझे बताओ आप कि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, तो अगर 0 इंक्लूड नहीं है, सी वेरी केयरफुली, 0 एट ओपन इज देयर, ओपन इंटरवल है एट 0 पे, तो दैट मीन्स 0 हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो 0 पॉइंट समथिंग स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट मे बी 0.00001 भी ले सकते हो आप, मिनिमम नंबर जो भी है, बट 0 से ज़्यादा। जैसे ही ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो क्या आउटपुट आता है 1, राइट, टिल 1 तक कोई भी वैल्यू आप ले लो ग्रेटर देन 0, व्हाट यू विल गेट द आउटपुट ऑफ fx, करेक्ट 1, सो व्हाट वी हैव टू राइट, ओनली 1 हियर, परफेक्ट। नाउ g ऑफ 1 का क्या मतलब है, बॉक्स के अंदर हम लिख देंगे 1, और इसका क्या मतलब होता है 1 ओनली, राइट। सो सी, GOF की आउटपुट हमें आ रही है 1, और यहाँ पे FOG की आउटपुट हमें आ रही है 0 and 1, तो क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट, हियर वी आर गेटिंग 2 आंसर्स, बट हियर वी आर गेटिंग ओनली 1 आंसर। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, दिस शोज फॉर ऑल x belongs to 0 to 1, GOF and FOG do not coincide. यही होगा ना आंसर, क्लियर, बहुत ही आराम से हम समझ सकते हैं, जो भी देखो क्वेश्चंस में गिवन है कंडीशंस और फंक्शंस, उसी में हमने जस्ट वैल्यूज पुट की है, थोड़ा सा अपना माइंड चलाया है, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे भी सिर्फ हमें 1 मिलता तो हम आराम से बोल सकते थे कि येस GOF एंड FOG आर कोइंसाइडिंग in between this interval, but as we are getting different answers, so what we can say that GOF and FOG do not coincide in what interval 0 to 1, understood। so इसके साथ ही हमारा ये पूरा एक्सरसाइज होता है फिनिश, ओके। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो सॉल्व बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो।